नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी। हम अक्सर किताबों में पढ़ते हैं, शायरी के जरिए, कविताओं के जरिए कि मैंने तुम्हें अपना दिल दे दिया, लेकिन बेहतर होता है जब आपका दिल स्वस्थ हो और वो स्वस्थ दिल आप किसी को दें। तो हार्ट डे के मौके पर, वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर हमने यही कोशिश की है कि आपका दिल कैसे सेहतमंद रह सकता है। तो ये जानने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में दो बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। उनसे सबसे पहले आपका तारुफ कराए देते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर निरंजन हिरमत, जो कि हार्ट सर्जन है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर श्रेय श्रीवास्तव, जो कि एमडी इंटरनल मेडिसिन है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। तो चलिए, आज दिल को सेहतमंद रखने के लिए एक चर्चा शुरू करते हैं। बात निकली है तो दूर तक जाएगी और कोशिश करें कि हम अपने दिल को स्वस्थ रखें, सेहतमंद रखें, ताकि हम ये दिल किसी को दे सकें। यानी जब आप अपने पार्टनर से कोई वादा करते हैं तो उस वादे को जीवन भर निभाने के लिए आपको सेहतमंद होना होता है। और इसके साथ ही अगर आप सेहतमंद होते हैं तो जाहिर है आपके पैसे भी खर्च नहीं होते। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा, आज इन्हीं सवालों के जवाब हम दोनों एक्सपर्ट से लेने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मेरा सवाल, जो कि बहुत कॉमन सवाल है, वो डॉक्टर निरंजन से होगा। डॉक्टर निरंजन, हार्ट के केसेस सबसे ज़्यादा बढ़ रहे हैं इस वक्त अगर देखा जाए तो परसेंटेज यंगस्टर्स में सबसे ज़्यादा है। एक वजह जो बहुत कॉमन वजह होगी, सबसे अहम वजह है आजकल, वो है स्ट्रेस। बहुत सारे यंगस्टर्स में या उनके जॉब में हो या उनके स्टूडेंट लाइफ में हो, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। जो दुनिया में अभी कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। जॉब मिलने में भी कंपटीशन है, स्कूल जाने में भी कंपटीशन है, फिर उसके बाद जॉब करने का कंपटीशन है। तो स्ट्रेस लेवल्स बढ़ते जा रहे हैं। उसके हिसाब से लाइफस्टाइल भी जो वो लीड करते हैं, दैट इज़ क्वाइट बैड राइट नाउ। मतलब खाने का देखभाल नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, या बैड डाइट हो सकता है, फास्ट फूड बहुत खाते हैं आजकल। और ये सब मिला के, अगर आप स्मोकिंग करते हो, अगर आपको फैमिली हिस्ट्री हो, तो ये सारे जो चीज़ें हैं वो सब मिला के एक पेशेंट को या एक व्यक्ति को हाई रिस्क बना देता है हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए। हाई रिस्क की अगर हम बात करते हैं डॉक्टर श्रेय, तो देखा जाए कि एक वक्त था जब कोई घर में बुजुर्ग होते थे, तब कहा जाता था कि हो सकता है इनको हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो। कोई यंग एज में होता था तो कहते थे तुमको तो नहीं हो सकता, तुम तो अभी जवान हो। लेकिन अब बहुत उल्टा सब कुछ चल रहा है। तो क्या कह सकते हैं कि ये समय बदलने से हुआ है, या फिर एनवायरनमेंट चेंज से हुआ है, या हमारी डाइट उस तरीके की हो गई कि हमने अपनी सेहत को दरकिनार कर दिया और जल्दी जल्दी वाला, जिसे हम फास्ट फूड या जंक फूड कहते हैं, उसने हमको बिल्कुल एक तरीके से मशीन बना दिया है और हम अपनी सेहत का ख्याल भी नहीं रख रहे हैं इन सब चीज़ों के बीच। यस, ये बहुत ही कॉमन आज के टाइम पे आप देखेंगे कि जो पेशेंट्स हैं, हार्ट अटैक के जो केसेस हैं या हाइपरटेंशन है, ये इसकी पूरी एपिडेमियोलॉजी जो है वो शिफ्ट हो गई है। पहले ये 45 ईयर्स के ऊपर की डिजीज़ होती थी। अब आप देखोगे तो 25 ईयर्स ऑनवर्ड भी पेशेंट्स आपको मिलने लगेंगे जिनमें हाइपरटेंशन और कार्डियक डिजीज़ेज़ हैं। बट द बेसिक रीज़न, आप अगर इसे इवेल्युएट करोगे तो ये स्कूल टाइम से ही शुरू हो जाती है। स्कूल टाइम पे प्रेशर, वहाँ से उसको टैकल करने का तरीका ना आना, स्ट्रेस, और यंग एज में जैसा सर ने बताया हैबिट्स, स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, और मैं बहुत एम्फेसाइज करना चाहूँगा एक्सरसाइज और जिम को लेके, जिसमें बॉडी बिल्डिंग के चक्कर में बहुत सारे यंग लड़के स्टेरॉयड्स, प्रोटीन पाउडर्स और अदर चीज़ों के चक्कर में पड़ के वो बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी को ख़राब करते हैं। और दीज आर ऑल्सो अ वेरी कॉमन रिस्क फैक्टर्स फॉर डेवलपिंग दी हार्ट डिजीज़ इन यंग पेशेंट्स। और फूड, जैसा सर ने बताया कि फूड एडल्टरेशन और जितनी भी चिप्स और इस तरह की चीज़ें हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल, वो सारी चीज़ें इन दी एंड हार्ट पेशेंट्स में ही कन्वर्ट करती हैं। डॉक्टर निरंजन, चूँकि डॉक्टर श्रेय ने एक बहुत अच्छी बात का जिक्र किया, जिम। अक्सर हम अपने ऑफिस में भी या फिर बाहर भी लोगों से सुनते रहते हैं कि तुम फिट नहीं लग रहे हो यार, जिम जाया करो। हम अक्सर दूसरों को देख के जिम जाना शुरू कर देते हैं।
हमें पता नहीं होता कि हमारी बॉडी जिम लायक है, जिम में जाकर करना क्या है, हमें कुछ नहीं पता। वहाँ पर अपने एक्सपर्ट होते हैं, वो अपने तरीके से जिम करवाते हैं। बट स्टिल ऐसे केसेस हैं जहाँ जिम के दौरान लोगों की मौत हो जा रही है, कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, या जिसे हम हार्ट अटैक कहते हैं। दोनों शायद अलग चीज़ें, बैक ऑफ द कैमरा इसी की बात कर रहे थे। तो स्टिल क्या वाकई जिम जाना इज़ द बेस्ट थिंग खुद को फिट रखने के लिए, या ये जस्ट एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने वाली बात है? क्या डॉक्टर खुद क्या सजेस्ट करेंगे? नहीं, बहुत अच्छी सवाल है। और आजकल इंडिया में हम लोग बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स देख रहे हैं जहां बहुत यंग लोग कार्डियक अरेस्ट या कोई और मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से हॉस्पिटल जा रहे हैं या इनकी डेथ हो रही है। द प्रॉब्लम इज़ हमारा जो फिटनेस का डेफिनेशन जो है और अपीयरेंस जो है, वो दो अलग अलग चीज़ें हैं। अगर आप वेल बिल्ट हो या आपके मसल्स हो, ऐसा नहीं कि आप फिट हो, या आपके डोले शोले नहीं है लेकिन आप फिट भी रह सकते हो। ये फिटनेस जो है वो आपका पूरा सिस्टम, जैसे आपकी बॉडी फंक्शन करती है, उस पर डिपेंड करता है कि आपके डाइजेशन ठीक हो, आपका हार्ट का रेट ठीक हो, ब्लड प्रेशर ठीक हो, आपके ब्लड शुगर्स नॉर्मल हो, आप किसी मेडिसिन पे डिपेंड नहीं करते हो। ये फिटनेस के तरफ डेफिनेशन होता है। लेकिन सिर्फ एक्सटर्नल अपीयरेंस अगर आप सिर्फ उसी पे ध्यान देते हैं तो क्या होता है कि आप या तो क्रैश डाइट कर लेते हैं, या तो कोई, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि सप्लीमेंट्स ले लेते हैं। बहुत सारे सप्लीमेंट्स जो मार्केट में है वो प्रूवन नहीं है। बहुत सारों में या तो वो प्लेसिबो है, मतलब उसमें कुछ नहीं होता है जो असरदायक हो, और या वो अडल्ट्रेटेड होते हैं, या उसमें कोई और ऐसे मेडिसिन होते हैं जो डायरेक्टली हार्ट को अफेक्ट कर सकते हैं। और ये सब लेने से पहले कोई व्यक्ति ये नहीं सोचता है कि नहीं, मुझे डॉक्टर से पहले क्लियरेंस लेना है फिर मैं करना है। तो ये एक प्रॉब्लम है। और तीसरी चीज़ ये है कि जब हम जिम जाते हैं, जो कोई भी व्यक्ति अगर जिम स्टार्ट करता है या करती हैं, तो ग्रेजुअली स्टार्ट करना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जाते ही बहुत ज़्यादा दौड़ना ट्रेडमिल पे, या बहुत ज़्यादा वेट उठाना। ये ईगो लिफ्टिंग भी होता है, जहाँ जिम में दूसरों को देखते हुए, अरे उसने 20 किलो उठाया, मुझे भी उठाना है। तो क्या होता है कि जब बॉडी की कंडीशनिंग नहीं होती है कि आप बहुत दिनों से या हफ्तों से या महीनों से ग्रेजुअली बढ़ा के आप जिम नहीं करते हैं, तब सडन स्ट्रेन पड़ता है हार्ट पे, और अंदर के जो ऑर्गन्स हैं उस पे स्ट्रेन पड़ता है। तब हम ये एडवर्स इफ़ेक्ट्स देखते हैं। और अगर हमने ज़िंदगी में कभी भी जिम ना किया हो और सडनली जाके दौड़ रहे हैं और स्ट्रेन ले रहे हैं, तब भी हादसा हो सकती है, मतलब जान को खतरा हो सकता है। सो ग्रेजुअल मॉडरेट एक्सरसाइज और अच्छी डाइट से ही हम अपना सेहत बना सकते हैं। ये सप्लीमेंट्स और ये जो प्रोटीन पाउडर्स या स्टेरॉइड्स से नहीं होता है। सिर्फ एक्सटर्नल अपीयरेंस चेंज होता है और अच्छे लगते हैं, लेकिन अंदर से फिट नहीं रहते हैं। डॉक्टर, एक बड़ा एक्सेप्शनल कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। हालिया दिनों में कई लोगों की डेथ हुई कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक से। जब आपस में बात करते हैं लोग, तो उनके बारे में कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि मैं तो उसे जानता था यार, वो तो मॉर्निंग वॉक करता था, वो अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखता था, उसकी डाइट भी बड़ी अच्छी थी, स्टिल उसको हार्ट अटैक आ गया। तो ये कैसे हुआ होगा? अगर कोई एक, या ये जेनेटिक हो सकता है, या फिर खाने पीने में कोई दिक्कत, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमने ये पूरे एक्सरसाइजेस किए, अपना ख्याल रखा, तो हमें हार्ट से जुड़ी हुई कोई डिजीज़ नहीं होगी। ये क्या है कि पहले एज पे डिपेंड करता है, किस एज में इनको प्रॉब्लम हुआ होगा। और दूसरी चीज़ यह है कि बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि अगर उनको प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ भी होते हैं, ठीक है, तो बहुत लोगों को जब ये सडन डेथ या सडन हार्ट अटैक होते हैं, कुछ ना कुछ रीज़न रहता ही है। उसके लिए हमें बारीकी से जांचना पड़ेगा, उनके फैमिली हिस्ट्री में देखना पड़ेगा कि अगर उनके मदर एंड फादर या ब्रदर्स या अंकल्स किसी में हार्ट प्रॉब्लम्स हो, वो काफ़ी, जब फैमिली में हार्ट डिजीज़ होते हैं तो रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। ये बहुत लोगों को पता नहीं होता है या उस पर ध्यान नहीं देते हैं। लाइफस्टाइल अच्छी है, ये बहुत अच्छा है। मतलब प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर आप में फैमिली हिस्ट्री है लेकिन आप
फिट लाइफ जी रहे हैं, मतलब हेल्दी लाइफ जी रहे हैं, तो जो भी आपको शायद 40 में होना था वो 50 में हो रहा है। मतलब आप पोस्टपोन कर सकते हैं लेकिन उसको बिल्कुल एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं वो रिस्क को। तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो आपके फैमिली में किन को हार्ट डिजीज़ है, किन में ये हार्ट का ऑपरेशन या ऐसे कुछ इंटरवेंशंस हुए हैं, और अगर वो फैमिली हिस्ट्री है तो यू हैव टू सी अ गुड डॉक्टर एंड पूरा आप चेकअप करा के उनसे क्लियरेंस लेना अच्छा है, या मॉनिटर करता रहना अच्छा है। जब आप बोल रहे थे एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा था डॉक्टर निरंजन, उसके बाद सर मैं आपके पास आना चाहूँगी। एक सवाल था दरअसल ये कि कोलेस्ट्रॉल, अगर घर में कोई औरत खाना बना रही है तो अपने हस्बैंड का वो बहुत ख्याल रखती है कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा ना हो जाए, शरीर में प्रॉब्लम ना हो जाए। आउट ऑफ द बॉक्स एक सवाल ये कि जिस तरीके से मार्केट में प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, राइस ब्रान ऑयल या बहुत सारे ऑयल डॉक्टर्स रिकमेंडेड, IMA सर्टिफाइड, तो ये सारी जो चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि आपको ये सवाल का जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बट स्टिल मैं ये पूछूंगी कि ये जितने प्रोडक्ट्स मार्केट में इस वक्त बिक रहे हैं, क्या वाकई उनको खाने से या उस तरीके का तेल अगर कोई ख़रीदे, रिफाइंड ऑयल या कोई भी तेल, तो क्या हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होती है या कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज़ नहीं होता है? ये जो भी ये क्लेम्स हैं ये साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। इनमें एग्जैक्टली लार्ज पॉपुलेशन का स्टडीज़ नहीं हुआ है इनमें। हम तभी 100% बोल सकते हैं कि ये अच्छा है जब कोई स्टडीज़ हो उसको प्रूव करने के लिए। दुनिया भर में जो भी रिकमेंडेशंस हैं, या इंडिया में हो या चाहे बाहर हो वेस्टर्न कंट्रीज़ में, वो सारे स्टडीज़ के ऊपर बेस्ड होते हैं। ऐसे अगर कोई एक डॉक्टर ने बोल दिया कि ये तेल आपके लिए अच्छा है, ये क्या होता है कि इट्स अ वेरी ब्रॉड परसेप्शन कि आई शुड लिसन टू हिम एंड नॉट लिसन। सब इसके आपके सवाल का जवाब ये है कि इंस्टेड ऑफ गोइंग बिहाइंड ऑल दीज ब्रांड्स एंड प्रोडक्ट्स जो नेचुरल घर में बना सकते हैं, आजकल बहुत सारे शॉप्स हैं जहाँ पे आपको ये प्रेस्ड ऑयल मिलते हैं, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल मिलते हैं। ये जो नेचुरली बनाए हुए चीज़ें जो होते हैं ये सबसे अच्छे होते हैं। इट्स नॉट अ पर्टिकुलर ब्रांड या पर्टिकुलर टाइप के तेल नहीं है। जैसे कुकिंग ऑयल, अगर ये कोल्ड प्रेस्ड हैं, इसमें कोई एडिटिव्स ना हो, इसमें कोई अडल्ट्रेशन ना हो, रिफाइनमेंट जब होता है उसमें काफ़ी चीज़ें ऐड भी होते हैं, घटती भी है, और न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो जाता है। तो जितना नेचुरल, जितना मॉडरेट, ज़्यादा भी नहीं खाना चाहिए तेल, और बिल्कुल एलिमिनेट भी नहीं करना है। हल्का सा 1-2 टेबल स्पून या 1-2 टीस्पून ऐसे जो मॉडरेशन में लेते हैं, ये सबसे अच्छी बात है। बाकी सब जो है वो मार्केटिंग होता है, वो ऐसे चीज़ें। बहुत ऑनेस्ट आंसर था। मुझे लग रहा था कि आपको मुश्किल होगी इस सवाल का जवाब देने में, बट डॉक्टर की तरफ से बड़ा ऑनेस्ट आंसर, आई वॉजंट एक्सपेक्टेड फॉर दैट। डॉक्टर श्रेय, तेल से ही रिलेटेड एक सवाल। एक वक्त था जब सरसों तेल यूज़ करते थे हम घर में, आज शायद इसको यूज़ करने की जो संख्या है बहुत कम हो गई। ऑलिव ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, आमंड ऑयल, बहुत सारे तरीके की तेल यूज़ करते हैं घर में। अब जब आप लोगों से पूछेंगे कि आप खाने में सरसों तेल का प्रयोग क्यों नहीं करते, तो लोगों का एक जवाब होता है, अरे नहीं, इससे तो हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, इससे तबीयत ख़राब हो जाती है, अच्छा नहीं होता, आप ऑलिव ऑयल यूज़ करो। तो एक जो बार है इन दोनों तेल के बीच का, कॉमन पीपल ऑलिव ऑयल तो मुझे नहीं लगता खाने में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर सकता है, वो मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करेगा। तो मैं ये समझना चाहूँगी इन दोनों के बीच का डिफरेंस, क्या मस्टर्ड ऑयल ख़राब है, ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा है सेहत? देखो, आपको मैं पहली बात तो ये बता दूं कि तेल कोई भी हो आप इस्तेमाल कम करें, ठीक है। ऑलिव ऑयल अफोर्डेबिलिटी नहीं है आम इंसान की, और मस्टर्ड ऑयल में पूरा देश खाना बनाता है, तो आप किसी भी चीज़ को मना नहीं कर सकते। तो एक सिंपल सा सजेशन यही होगा कि डेफिनेटली रिफाइंड ऑयल से तो बहुत बेटर आई वुड से कि मस्टर्ड ऑयल है, सरसों का तेल जो आप घर में यूज़ करते हैं, तो वो यूज़ करें। और जैसी भी हार्ट प्रॉब्लम या कोई भी ऐसी चीज़ है, तो मेरा सजेशन ये है कि किसी भी चीज़ को यूज़ करने से पहले अगर आप डर के यूज़ करेंगे
कि मेरे को हार्ट प्रॉब्लम हो ही जाएगी, तो आधी परेशानी तो आधी परेशानी तो उसी से हो जाएगी। एग्जैक्टली। तो बहुत आसान तरीके से लाइफ जीना है। तेल को कम कर दीजिए अपने लाइफ में, बाहर के खाने को कम कर दीजिए, रिफाइंड ऑयल कम कर दीजिए, और जितनी भी चीज़ें आप बाहर बर्गर पिज़्ज़ा ये आप खाते हैं इनको आप बहुत ही कम कर दीजिए। स्पेशली मैं यंग पॉपुलेशन को ये बोलूँगा कि इसको अवॉइड करिए, बस दैट्स इट। तो कोलेस्ट्रॉल जिसका जिक्र अभी मैंने थोड़ी देर पहले किया, बहुत लोगों को इसके बारे में बेसिक जानकारी नहीं है। गुड फैट बैड फैट के नाम से भी हम जानते हैं शरीर में अपनी चीज़ों को, बट कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? अगर आप आम भाषा में आम लोगों को समझाना चाहें कि हम इसे कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि गांव के देहात के लोग कोलेस्ट्रॉल का नाम भी शायद उन्होंने ना सुना हो कभी, तो एग्जैक्टली वो क्या होता है, शरीर में उसकी मात्रा का बढ़ना या घटना, वो किस तरीके से इंसानी जिस्म को और ज़्यादा वो करता है, प्रॉब्लमेटिक या फिर आसान करता है जीना? कोलेस्ट्रॉल एक ऐसा प्रोसेस है जो आप कोई भी फूड कोई भी चीज़ आप खाते हो, ठीक है, तो उसके एवज में आप कह सकते हो कंपनसेशन में कोलेस्ट्रॉल सिक्रीशंस बॉडी में होते हैं। तो उसका एक सर्टेन अमाउंट है, ट्राइग्लिसराइड्स, एचडीएल, कोलेस्ट्रॉल, ये अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। बट जैसा अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया कि जो कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल जो आप ये कहते हैं हम, तो एचडीएल एक ऐसी चीज़ होती है जो लाइपोप्रोटीन होती है, दैट्स अ गुड कोलेस्ट्रॉल यू कैन से। बट जो कोलेस्ट्रॉल आप बोलते हो ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, इनका लेवल जब धीरे धीरे आप ये बढ़ने लगता है, जब आपको कोई फैमिलियर प्रॉब्लम हो, फैमिलियर हाइपर कोलेस्ट्रीमिया सर ने जैसे बताया, दूसरी आपकी लाइफ स्टाइल बहुत ही ख़राब हो, तो उस सब कंडीशंस में क्या होते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल लेवल बॉडी में बढ़ने लगते हैं, और ये कोलेस्ट्रॉल जाके बाद में आपकी जितनी भी आर्टरीज हैं, ब्लड वेसल्स हैं, उसमें डिपॉजिट होने लगते हैं। जब वो डिपॉजिट होने लगते हैं तो ये केसेस इंक्रीज होते हैं धीरे धीरे ऐसे पेशेंट्स में, एथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस जिनको कहते हैं। मतलब आपके जो हार्ट की ब्लड वेसल्स हैं वो धीरे धीरे ब्लॉकेज की तरफ बढ़ने लगती हैं, और अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल आपने सेम कंटिन्यू करी तो वो ब्लॉकेज धीरे धीरे बढ़ने लगता है, और करीब करीब 70% से ज़्यादा जब वो बढ़ जाता है तब उसके सिम्टम्स अपीयर होने लगते हैं पेशेंट्स में, और अचानक से जब वो बर्स्ट कर जाता है तो वो पूरे की पूरी ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देता है, तो दैट इज़ हार्ट अटैक। तो कोलेस्ट्रॉल और इनका ये रिलेशन है हार्ट से और ब्लड वेसल्स जो बॉडी में होती हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में यही मैं कहना चाहूँगा कि आप जो भी आप तेल मसाला यूज़ करते हैं, जितना ज़्यादा आप यूज़ करेंगे उतना कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी से रिलीज़ होगा। ओके डॉक्टर निरंजन, एक सवाल है कि घर में अगर किसी को हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाती है, टेस्ट में निकल जाता है इनके हार्ट में ब्लॉकेज है, तो पहले तो सब रोने लग जाते हैं एक साथ कि क्या हो गया क्या हो गया। उसके बाद फिर वो डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, डॉक्टर 10-12 टेस्ट लिख देते हैं, फिर टेस्ट होता है, सब कुछ होता है। इस बीच घर में एक परेशानी ये भी हो जाती है कि पता नहीं ठीक होगा या नहीं, ऑपरेशन के बाद भी ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा कि नहीं, ऐसे 100 सवाल होते हैं। इसमें एक और चीज़ हो जाती है कि अगर मामला बहुत गंभीर है, जैसे ब्लॉकेज की जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा हो जाए, और किसी डॉक्टर ने ये कह दिया चांसेस बहुत कम है, किसी ने कहा चलो करके देखते हैं, किसी ने कहा हो सकता है, तो ये जो बहुत सारी कॉन्ट्राडिक्शंस आती हैं डॉक्टर्स के स्टेटमेंट में, चूँकि ये बहुत बेसिक सवाल आम लोगों के दिमाग में ये सवाल होता है, तो इतने कॉन्ट्राडिक्शन स्टेटमेंट्स में आती हैं। इन कॉन्ट्राडिक्शंस से बचने के लिए, या फिर मुझे कैसे मेरी मेडिकल कंडीशन पता होनी चाहिए जिसमें अगर मैं किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर रही हूँ तो वो तिल का ताड़ ना बना दे, इसके लिए एक कॉमन मैन को क्या करना चाहिए? देखो, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमें ये समझना चाहिए कि किसी भी डॉक्टर से जब हम बात करते हैं अपने कंडीशंस के बारे में, डॉक्टर्स के ऊपर भरोसा होना चाहिए। यह है कि अच्छा इन्होंने ये डिग्रीज़ की हैं, ये इतना इनका ट्रेनिंग है, मतलब इनका एक्सपीरियंस इतना है, तो जो जिस डॉक्टर से भी हम मिलते हैं पहले ये ट्रस्ट होना चाहिए ये जो भी करेंगे हमारे भलाई के लिए करेंगे। 99% या शायद उससे ऊपर भी डॉक्टर्स जो हैं वो पेशेंट्स के भलाई के लिए सोचते हैं। तो पहला पॉइंट है ट्रस्ट होना। दूसरी चीज़ यह है कि हर मेडिकल प्रॉब्लम का मॉडर्न सॉल्यूशंस हैं। टेक्नोलॉजी हर स्टेप हर साल बढ़ती जा रही है, बहुत अच्छी होती जा रही है। हमारे पास ऐसे ऐसे फ़ोन्स हैं जिसमें 4-5 चीज़ जो गैजेट्स हैं उसका एक फ़ोन काम कर सकता है। मतलब
ट्रीटमेंट में भी ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो मॉडर्न सॉल्यूशंस लेके आए हैं और काफ़ी सेफ भी हैं। ये इसके बारे में बात करने के लिए जो अलग अलग पेशेंट्स को, फॉर एग्जांपल अगर हार्ट में ब्लॉकेजेस हों तो आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हो या कार्डियक सर्जन के पास जाते हो, तो उनको काफ़ी एक्सपीरियंस होता है इन चीज़ों के बारे में और उनको पता भी होता है कि लेटेस्ट गाइडलाइंस क्या होते हैं, क्या ट्रीटमेंट दिया तो क्या फ़ायदा होगा किस पेशेंट को। हर पेशेंट अलग होता है, तो उनके हिसाब से ट्रीटमेंट टेलर करते हैं हम लोग, तो वो समझना चाहिए। और ये मॉडर्न सॉल्यूशंस जो है काफ़ी सेफ़ भी हैं। ऐसा नहीं, कोई भी सॉल्यूशन, जो कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट 100% गारंटी नहीं देता है आपको। या तो 1% का रिस्क रहता है, या तो 2%, या 10%, या 15%, वो प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है। अगर पेशेंट जब डायग्नोज होके से सर्जरी में आते हैं, उनका जो बेसलाइन कंडीशन है वो कभी कभी डिसाइड करता है उनका आउटकम क्या होता है। जितना हम फिट रहते हैं या जितना हम हेल्दी रहते हैं और कम कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं सर्जरी से पहले, उतना आउटकम अच्छा होता है। तो उस पर भी डिपेंड करता है कि पेशेंट की हालत कैसी है ऑपरेशन से पहले। तो ये सारे जो चीज़ें हैं, ये सब हम पेशेंट के साथ डिस्कस करते हैं, उनको समझाते हैं या समझाना चाहिए, फिर हम एक डिसीजन पे आ सकते हैं कि ये हो सकता है। डॉक्टर निरंजन, एक सवाल ये भी है, घड़ी आजकल बहुत सी ऐसी आ गई हैं जो हमारा पल्स रेट बताती हैं। मोस्टली ऐसी घड़ियाँ भी हैं जो हार्ट रेट बता देती हैं। लोग उसको इसलिए भी खरीदते हैं कि ये घड़ी हमारा हार्ट रेट और पल्स रेट सब सही सही बता रही है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? सच में ये हार्ट रेट और पल्स रेट सही बताती है? यस, एक्चुअली ये बहुत अच्छी सवाल है। एप्पल वॉच स्पेशली, मैं एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ, लेकिन टेक्नोलॉजी ऐसा है कि उसमें ECG भी आती है अभी। इट डिटेक्ट्स इरेगुलर हार्ट रेट, और जो एरिथमियाज बोलते हैं हम लोग, जो इरेगुलर हार्ट रेट होता है उसको भी डिटेक्ट करते हैं। अभी लेटेस्ट जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उसमें हमारा ऑक्सीजन लेवल, ब्लड ऑक्सीजन लेवल, ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट भी मॉनिटर करते हैं स्मार्ट वॉचेस। यही मैं बोलना चाह रहा था पहले भी कि टेक्नोलॉजी काफ़ी बढ़ गई है। वी आर क्वाइट एडवांस्ड, मतलब हमारे पास काफ़ी चीज़ें जो हमको बता सकते हैं कि हम हेल्दी नहीं हैं। एक अडल्ट का जो हार्ट रेट है, नॉर्मल हार्ट रेट है, वो 70 से लेके 100 तक। तो इस बीच में अगर हार्ट रेट है तो हम बोल सकते हैं कि पेशेंट उसके एज के हिसाब से वो हेल्दी है कि नहीं। और एरिथमियाज जो बोलते हैं ये भी डिटेक्ट होता है स्मार्ट वॉचेस। तो स्मार्ट वॉचेस में बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजीज हैं जो लोगों की जान भी बचा सकते हैं। अभी हालांकि मैं एक पेशेंट का रिपोर्ट आया था US से, जो उसको कुछ दिल के धड़कन जो है तेज़ हो रहे थे और उसने ECG लिया अपने वॉच पे, और वो ECG उन्होंने अपने कार्डियोलॉजिस्ट को भेजा। जब कार्डियोलॉजिस्ट ने वो ECG देखा, उसमें पता चला कि उनको हार्ट अटैक हो रहा है। अच्छा। तो वो इमीडिएटली एम्बुलेंस लेके वापस हॉस्पिटल में बुलाए और उसकी जान बचाए। तो ऐसे भी टेक्नोलॉजी अभी हमारे पास है और हम इन्वेस्ट करना चाहिए इन टेक्नोलॉजीज़ में कि ये स्मार्ट वॉचेस हम पहने और स्पेशली एक्सरसाइज करते टाइम ये सब, तो हमको वार्निंग मिल जाता है कभी कभी। तो कुछ रैपिड फायर भी कर लेते हैं। डॉक्टर श्रेय, अगर क्या लगता है आपको कोविड के बाद से हार्ट के जो रिलेटेड केसेस हैं वो बढ़े हैं? डेफिनेटली बढ़े हैं। कोविड एक वायरल डिजीज़ है, आप सबको पता है। तो कोविड में जनरली क्या होता है कि हार्ट में मायोकार्डाइटिस बोलते हैं, जो हार्ट की मसल्स होती हैं उनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। साथ के साथ जो ब्लड वेसल्स आपकी बॉडी की है उनमें भी इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो उन सब केसेस में ओवरऑल आप देखेंगे कि जो हार्ट की कैपेसिटी है वो डिक्रीज़ कर जाती है, जो वर्क करने की एफिशिएंसी है। और उस केसेस में जिनको स्पेशली जिन्हें बहुत सीवियर कोविड हुआ हो, जिनका लंग्स बहुत बुरी तरीके से इन्वॉल्व हुआ हो, ऐसे पेशेंट्स को मैं कहता हूँ कि आपको कोई भी एक्सर्शनल वर्क अवॉइड करना चाहिए, ओवर जिमिंग अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे केसेस ही बहुत जल्दी लैंड अप करते हैं सडन कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक जो आप कह सकते हो उसमें। डॉक्टर श्रेय, क्या कुछ करना चाहिए? कैसे मुझे, अगर मैं अपना एग्जाम्पल लेती हूँ तो मुझे कैसे पता लगे कि मेरा दिल बहुत सही तरीके से काम कर रहा है? इसके लिए ऐसे कौन से मेडिकल टेस्ट हर साल
किसी को भी करा लेने देखो, आप चाहिए? मेडिकल टेस्ट से ज़्यादा ज़रूरी है पहले आपको अपने सिम्टम्स को पहचानना। तो एज एन फिजिशियन जब भी मेरे पास कोई पेशेंट आता है तो मैं उसे यही सजेस्ट करता हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप डे टू डे लाइफ में देखनी चाहिए आपको, स्पेशली जब आपकी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री हो, स्पेशली जब आपके साथ अल्कोहल, स्मोकिंग या अदर और चीज़ें ऐड ऑन हो, एंड कोमॉर्बिड कंडीशंस लाइक डायबिटीज़ मेलाइटिस या कोई लीवर की कंडीशन या किडनी की कंडीशन। तो ये सारी चीज़ें इन दी एंड आपके हार्ट पे कहीं ना कहीं लास्ट में जाके प्रभाव छोड़ती हैं, असर डालती हैं। तो बहुत कॉमन सिम्टम्स हैं हार्ट के। तो पहले तो सिम्टम्स में ये आता है कि जनरली जो पेशेंट्स होते हैं वो ये कंप्लेन करते हैं कि मैं थोड़ी दूर भी चलता हूँ तो मेरी सांस फूलने लगती है, मैं एक सीढ़ी एक माले नहीं चढ़ पाता, मुझे बैठना पड़ता है, मुझे रेस्ट लेना पड़ता है। दूसरा, आपके शरीर में पैरों में सूजन आने लगती है। दिन भर आप जब काम करके वापस लौटते हैं तो आप ये देखते हैं कि आपके पैर के हिस्से में जो आपका डिपेंडेंट पार्ट है उसमें सूजन आने लगती है। जब आप उसे प्रेस करते हैं तो उसमें गड्ढा पड़ जाता है, ठीक है। दूसरा, आपकी जो ब्रीदिंग रेट है वो नॉर्मल से ज़्यादा रहती है पूरे दिन। जैसे आप अगर शांत बैठे भी हैं तो आपकी ब्रीदिंग रेट जो है वो 25, 26 इस तरीके से चल रही होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि हार्ट हैज़ टू कंपनसेट, उसे काम ज़्यादा करना पड़ रहा है कोई भी चीज़ को करने के लिए। तो ये बहुत कॉमन फीचर्स हैं। प्लस एक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे हम PND कहते हैं, मींस रात में पेशेंट्स ऐसा फील करता है कि उसे चोकिंग सेंसेशन हो रहा है। टाइमिंग उसकी 12 से 4 के बीच में होती है रात में, और वो अचानक से सोचता है कि मैं उठ के बैठूं और खिड़की के पास जाऊं, मुझे सांस नहीं आ रही। इस तरह की जो भी कंडीशंस हैं उसे कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। सेकंड, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि अदर फीचर्स लाइक पेन एब्डोमेन, कभी कभी जो हार्ट अटैक का पेन है ना वो बहुत सिंपल, आपको पेन पेशेंट लेके आएगा कि मेरे पेट में बहुत सीवियर दर्द है, तो उसको भी आपको पता होना चाहिए कि हाउ टू डिफरेंशिएट इट। क्योंकि जनरली जो हार्ट अटैक का पेन होता है वो रेडिएट करता है शोल्डर में, इसके साथ साथ आपको एक्सेसिव स्वेटिंग होती है, बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, पसीने आने लग जाएंगे जो मैंने बताया स्वेटिंग के साथ, और चेस्ट पेन जो होता है वो आपको लगता है कि आपके चेस्ट को किसी ने बिल्कुल जकड़ लिया है, ठीक है। तो वो ये चीज़ आपको डिफरेंशिएट करने आनी चाहिए घर में। और कुछ पेशेंट होते हैं वो एंजाइना के होते हैं। एंजाइना मींस वो पेशेंट जिनमें ऑनगोइंग, जो मैंने बताया कि एथेरोस्क्लेरोसिस ब्लॉकेज चल रहा होता है, जब वो पेशेंट चलते हैं कुछ दूर तो उनका चेस्ट पेन बढ़ने लगता है, काम के साथ बढ़ने लगता है। तो ये ऐसे सारे कंडीशंस हैं जिनको कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। और अगर आपको ऐसे कंडीशंस हैं तो आप डेफिनेटली फिजिशियन, कार्डियोलॉजिस्ट से आप मिलें और उसको ट्रीट कराएं। साथ के साथ कुछ टाइम पर आपको अपने लिपिड प्रोफाइल, अपनी एक ECG, RBS लेवल और ये सारी चीज़ें, CBC, ये जो जनरल चेकअप होते हैं हेल्थ के, वो आपको कराते रहने चाहिए। अगर आपकी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है तो आई वुड से हर 6 मंथ्स पे, और नहीं तो साल भर में एक बार तो कंप्लीट हेल्थ चेकअप आपका होना ही चाहिए। डॉक्टर निरंजन, क्या वजह है कि महिलाओं में हार्ट की प्रॉब्लम बहुत कम होती है पुरुषों के मुकाबले? बहुत अच्छी सवाल है। अगेन महिलाओं में ये जो ईस्ट्रोजन होता है वो जब इनके 40 इयर्स तक ईस्ट्रोजन सेक्रीशन होता है बॉडी में, मेनोपॉज के बाद ये ईस्ट्रोजन लेवल्स कम सेक्रीट होते हैं। ये साइंटिफिक स्टडी से पता चला है कि ईस्ट्रोजन का प्रोटेक्टिव इफेक्ट है हार्ट पे। मतलब ये जो कोरोनरी प्रॉब्लम्स होते हैं तो वो काफ़ी कम होते हैं महिलाओं में ड्यू टू द हार्मोन दैट इज सेक्रीटेड। लेकिन 40 के बाद या मेनोपॉज के बाद जो कम ईस्ट्रोजन सेक्रीट होता है उसके बाद रिस्क बढ़ने लगती है। जैसे डॉक्टर श्रेय ने पहले बोला था कि ये जो हार्ट के प्रॉब्लम्स होते हैं ये बहुत पहले से स्टार्ट होते हैं। मतलब ये काफ़ी 20-30 साल से उम्र से स्टार्ट होते हैं और ये 40-50 साल में दिखते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं। लेकिन जब महिलाओं में ये 40 तक तो बहुत कम रहता है चांसेस स्टार्ट होने के, और जब शुरू भी होते हैं वो काफ़ी लेट से होते हैं। मतलब वो जब दिखाई देते हैं वो 60s या लेट 70s में भी दिखाई देता है। तो ऐसा नहीं कि महिलाओं को नहीं होता है, लेकिन उसका ऑनसेट जो है और मैकेनिज्म जो है वो थोड़ा अलग रहता है। अल्कोहल इनटेक और स्मोकिंग कितना ज़्यादा इफेक्ट करता है हार्ट को? वो तो नंबर 1 रिस्क फैक्टर है।
स्मोकिंग क्या करता है कि आपके जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन और निकोटीन का इफ़ेक्ट जो होता है वो मल्टी सिस्टमिक होता है, मतलब बहुत सारे ऑर्गन्स पे उनका असर होता है। ब्लड सर्कुलेशन पे होता है, लंग्स पे होता है, किडनीज पे होता है, ब्लड जो मात्राएं हैं, जो केमिकल्स हैं ब्लड, उसमें चेंजेस आते हैं, ब्रेन में चेंजेस आते हैं। तो निकोटीन का बहुत ब्रॉड इफेक्ट होता है। मेनली हार्ट पे, जो जैसे उन्होंने डॉक्टर ने पहले बताया कि इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसके वजह से कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स और ये जो हार्ट का ब्लड सर्कुलेशन जो है वो थिक हो जाता है, और खून के मोटापे के वजह से वो जम सकता है, मतलब क्लॉट हो सकते हैं। और अगर यंग पेशेंट्स में या थोड़े 50-60s में वो जब जम जाता है तो बहुत मैसिव हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो स्मोकिंग इज़ नंबर 1 रिस्क फैक्टर, एंड ऑफ कोर्स अलॉन्ग विथ ये डायबिटीज़ के साथ और हाइपरटेंशन के साथ ये और भी रिस्क बढ़ जाता है। हम आम भाषा में सुनते हैं उसको माइनर हार्ट अटैक आया। माइनर हार्ट अटैक का मतलब क्या होता है? माइनर का मतलब हार्ट जो होता है वो एक कोनिकल या सर्कुलर सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है, मतलब एंटीरियर, पोस्टीरियर, लैटरल, इंफीरियर जैसे वॉल्स होते हैं उसके, जो कंटेनर जैसा होता है वो। तो क्या होता है कि जब एक हमारे जो मेन खून के आर्टरीज जो हैं, अगर उनमें छोटे से आर्टरी का ब्लॉक हो तो एक ही छोटा जो एरिया रहता है हार्ट पे वो इफ़ेक्ट होता है, मतलब उसमें ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता है और सिर्फ वो एरिया अफेक्ट होता है। तो उससे दर्द आके आप डॉक्टर के पास जाएंगे, आपके एंजाइम्स चेक करेंगे, फिर पता लगेगा अच्छा हार्ट अटैक हुआ है लेकिन माइनर है, मतलब हार्ट का फंक्शन जो है अनचेंज्ड है। अगर एक मेन आर्टरी जो ब्लॉक हो जाता है, जैसे लेफ्ट साइड में एक मेन आर्टरी है, राइट साइड में एक मेन आर्टरी है और पीछे एक मेन आर्टरी है, इनमें इन तीनों में से कोई मेजर जो आर्टरी है उसमें ब्लॉक हो जाए तो इट अफेक्ट्स ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द हार्ट और 2/3 ऑफ द हार्ट। तब जाके मेजर हार्ट अटैक होता है, जहाँ हार्ट का फंक्शन ड्रामेटिकली कम हो जाता है और पेशेंट मर भी सकता है। डॉक्टर श्रेय, एक सवाल आपसे, मेरा आखिरी सवाल है ये, कई दफ़े ऐसा हो सकता है क्या कि अचानक से थोड़ा सा माइल्ड पेन हुआ, कंधे में दर्द, और थोड़ी देर में मैंने उसे रेजिस्ट कर लिया, पेन ठीक हो गया, विद इन 10 सेकेंड 15-20 सेकेंड के भीतर मैंने रेजिस्ट कर लिया, मैंने छोड़ दिया, नॉर्मल पेन हो सकता है मुझे, मैंने ये सोच लिया, तो क्या ये सोचना जायज़ है, जेन्युइन है, या डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? हर बार तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हार्ट अटैक के ना बहुत कॉमन फीचर्स भी हैं। सिर्फ अगर आपको 10 सेकेंड 5 सेकेंड का पेन होता है तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो हार्ट अटैक ही हो, वो एसिडिटी भी हो सकता है, माइट बी, और भी बहुत सारे रीजंस हैं। तो हार्ट अटैक के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि पर्सपायरेशन, एक्सेसिव स्वेटिंग, बहुत ज़्यादा दर्द, इस तरह की कंडीशन आपकी हो, वो दर्द अगर आपको जो है आप काम कर रहे हैं, वो दर्द अगर इंक्रीज़ कर रहा है, वो बढ़ता चला जा रहा है, तो आप डेफिनेटली इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और अगर आपकी, जैसे मैंने बताया, स्मोकिंग, फैमिली हिस्ट्री, यह सब बहुत कुछ है आपको, और ये बार बार रिकरेंट हो रहा है आपको, ये नहीं कहूँगा कि कई बार ऐसे पेशेंट्स आते हैं जी रात को मैं जा रहा था यहाँ अचानक से मेरे पेन हो गया तो मैं सर चला आया, तो बाद में निकलता है कि वो कोस्टोकॉन्ड्राइटिस या इस तरह की चीज़ें हैं। तो ऐसा कुछ होता नहीं, मैं जिम कर रहा था, अचानक मेरे को दर्द हुआ तो मैं सर यहाँ चला आया। तो अच्छा है, आना चाहिए, अगर आप आते हैं तो इट्स वेरी गुड कि आप अपने लिए बहुत कंसर्न है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि उसके लिए तुरंत घबरा कर कोई डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप डेफिनेटली जाएं और अपने आप पर आप ध्यान दें, अपने हार्ट का आप बहुत ख्याल रखें, किसी भी सिम्टम को इग्नोर ना करें। हेल्दी हार्ट अवेयरनेस के लिए आपका वन लाइनर क्या होगा व्यूअर्स के लिए? हेल्दी हार्ट के लिए मैं यही कहूँगा कि अवॉइड जंक फूड्स, डेली एक्सरसाइज करिए और अपने सिम्टम्स को इग्नोर मत करिए। आपका क्या होगा डॉक्टर, वन लाइनर हेल्दी हार्ट अवेयरनेस के लिए? सब कुछ संतुलन में होना चाहिए। आपके खाना हो, आपके जो स्ट्रेस लेवल या काम के लेवल्स हों, आपके एक्सरसाइज जो हों, सब बैलेंस रहना चाहिए। मॉडरेशन इज़ द की, एंड हर चीज़ में कोई भी एक्सट्रीम
बिल्कुल एकदम एक्सट्रीम करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ बातचीत करने के लिए। हमारे साथ थे डॉक्टर श्रेष्ठ श्रीवास्तव, डॉक्टर निरंजन हिरमत, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से आप अपने हार्ट का ख्याल रख सकते हैं। जाहिर है हमें कब क्या हो जाए इसका हमें पता नहीं होता, लेकिन हम इस बात का ख्याल ज़रूर रख सकते हैं कि हमें कब क्या हो इस बात की जानकारी हमें पहले से हो जाए। और जहाँ तक बात दिल की है, तो दिल अगर स्वस्थ है तो हम पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, तभी जाकर हम अपने परिवार का ख्याल भी रख सकते हैं। इसलिए उम्मीद करते हैं इस प्रोग्राम के ज़रिए बहुत सी जानकारियाँ जो आपके दिल से जुड़ी हुई आपको अब तक नहीं थी वो मिल गई होंगी। और जैसा कि डॉक्टर्स ने डाइट बताई और सारे अवेयरनेस आप तक पहुँचाए हैं, इस बात का आप ख्याल रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लोज़र वन तक, फ्रेंड्स से और अपने रिश्तेदारों तक इस पूरी जानकारी को पहुँचाने की कोशिश कीजिए और कहिए कि आज से हमारा दिल स्वस्थ रहेगा। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।